नमस्कार। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग इंडिया विद डॉक्टर राकेश पाठक जी के साथ। राकेश सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अब राहुल गांधी ने 129 लोकसभा सीटों का गुणा गणित सेट कर दिया। अगर इन 129 लोकसभा सीटों में 100 सीटें या 110 सीटें राहुल गांधी जीतते हैं तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए संकट उत्पन्न हो जाएगा। उसके अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मतलब पूरा रह गया। ये केवल दक्षिण के 5 राज्यों का मामला है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। अगर इन 5 राज्यों में राहुल गांधी 129 सीटों में से 110, 105, 112 सीटें अपने सहयोगियों के साथ ले आते, जो अभी उन्होंने गुणागणित लगाया है, तो इस बार भी सरकार बन जाती। लेकिन कुछ कमियां रही। उन्होंने केरल में अपनी पूरी बटालियन मैदान में कर दी। अब सबकी जिम्मेदारी और सब खुश हैं। सतीशन के नेतृत्व में चैनिथिल्ला जी भी खुश हैं और पूरा सिस्टम वहां ठीक है। कर्नाटक में डीके शिवकुमार, जो उनके एक चौबदार थे, वो अब मैदान में रहेंगे। और तमिलनाडु में उन्होंने विजय के साथ जाकर एक नया घेरा तैयार कर दिया है। तेलंगाना में उनके रेवंत रेड्डी इस समय मौजूद हैं। और जो नई चाल चल रहे हैं, एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि यह तस्वीर है जूनियर एनटी रामाराव की। और यह तस्वीर इन्होंने जाके अपने दादा को श्रद्धांजलि दी है और ऐलान कर दिया कि हम राजनीति में जल्दी पदार्पण करें। अब इस सब के बावजूद बीजेपी पहले संकट में घिरी हुई है। सेना के सहारे पेपर है। राहुल गांधी ने आज ऑटो वालों के साथ मिलकर जमीन पर बैठकर रोटी खा ली। अब इन सब चीजों से बीजेपी हिली हुई है। मोदी साहब परेशान हैं। वो कह रहे हैं पूरा उत्तर भारत हम तैयार कर बैठे, लेकिन उत्तर भारत में जो सीटें बची, अगर 129 सीटें अलग कर दें तो ये लगभग 414 सीटें बची। अब उन 414 सीटों में अलग अलग किलापति है, तो कैसे होगा 2029 का खेल, इस पर संशय बरकरार है। और जिन राज्यों में इस बार उन्होंने बड़ी अहम भूमिका निभा ली है, उनमें संख्या घटेगी बढ़ेगी नहीं। जैसे नीतीश रूठ गए हैं जदयू की विधान परिषद की सीटों को लेकर। अभी क्यों? अब वो फ्री है, मुख्यमंत्री नहीं है, अब किसी के दबाव में नहीं है। अब रूठ जाएंगे तो सुलझेंगे नहीं। तो राकेश सर, क्या है पूरा मामला? क्या 129 की इस गुणा गणित से बीजेपी में हड़कंप है और मोदी साहब क्या करेंगे? देखिए, मोदी शाह जो कर सकते हैं वो उनके हाथ में है सीटों का परिसीमन। हमने शायद पिछले वीडियो में एक बार आपसे बात की थी कि मोदी शाह महिला आरक्षण के बिल की आड़ में लोकसभा सीटों के परिसीमन का बिल लाना चाहते थे। वो तो पारित नहीं हो पाया। उसमें असली मंशा यही थी कि दक्षिण में चूंकि बीजेपी पैर नहीं जमा पा रही, तो उत्तर भारत में सीटों का बंटवारा कुछ ऐसा कर लिया जाए, बढ़ोतरी ऐसी कर ली जाए कि आनुपातिक रूप से उत्तर भारत में, हिंदी बेल्ट में सीटें ज्यादा हो जाए। और उन्हें ऐसा लगता है बीजेपी को कि हिंदी बेल्ट में अभी वे अजेय हैं और लगातार जीत सकते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में पैर नहीं जमा पा रहे। वहां कांग्रेस लगातार बढ़ती जा रही है। आज की तारीख में आपने आंकड़े गिनाई दिए कि देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम के अलावा आपकी स्क्रीन पर है राज्यों की सीटें। कर्नाटक में 28, आंध्र प्रदेश में 25, तेलंगाना में 17, तमिलनाडु में 39, केरला में 20, कुल 129। इनमें पांडुचेरी की एक सीट नहीं जुड़ी हुई है, वो एक जुड़ जाएगी तो 130 हो जाएंगी। और इनमें बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले लगातार पिछड़ती है। कांग्रेस के बाद तेलुगु देशम है, डीएमके है, लेकिन अब 2029 के लिए जो बिसात बिछ रही है उसमें कुछ नए प्लेयर भी सामने आएंगे। एक तो पहला सवाल तो यह है कि तेलुगु देशम के जो मुख्यमंत्री अभी चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में, वे कब तक एनडीए में बने रहते? किसी एक मुद्दे पर अभी उन्होंने कोई चेतावनी दी है कि उस पर उनकी सहमति नहीं है। बीच बीच में
वक्फ वाले मामले में वक्फ बिल जब आ रहा था तब भी वे असहमत थे, क्योंकि उन्हें अपने राज्य के मुस्लिम मतदाताओं का भी ध्यान रखना है। एक नया किरदार, वो किरदार वैसे भी है, बड़े पर्दे का किरदार है जिसका जिक्र आपने किया, जूनियर एनटीआर। तो हम थोड़ा सा एनटीआर के परिवार और उनकी राजनीतिक विरासत के बारे में बता दें, फिर जूनियर एनटीआर पर बात करेंगे। 1982 में नंदमूरी तारक रामा राव, जो उस वक्त साउथ के बहुत बड़े स्टार थे, तमाम फिल्मों में वे देवताओं के रोल करते थे, लोग उनकी पूजा करते थे समझ लीजिए। उन्होंने राजनीति में कदम रखा और फिर उन्होंने आसमान छू लिया। कालांतर में उनके निधन के बाद उनके दामाद चंद्रबाबू नायडू, जो एनटी रामाराव की बेटी हैं भुवनेश्वरी, उनके पति हैं, वे राजनीति में आए। रामाराव परिवार में विभाजन हुआ, टूट हुई। उनके निधन के बाद एक धड़ा चंद्रबाबू नायडू के साथ रहा। नायडू ने अपने ससुर के साथ ही एक तरह से ये माना जाता है वो विश्वासघात किया, लेकिन फिर सत्ता में आना जाना उनका लगा रहा, फिर से इस बार मुख्यमंत्री हूं। जिन एक दो पोतों की बात चलती है एनटी रामाराव की, एक तो नारा लोकेश हैं। नारा लोकेश चंद्रबाबू नायडू और भुवनेश्वरी के बेटे हैं। दूसरे जिनकी आप अब संभावना बता रहे हैं, जूनियर एनटीआर, वे एनटी रामाराव के बेटे हैं हरि कृष्ण, उनके सुपुत्र हैं। आज की तारीख में सुपरस्टार हैं जूनियर एनटीआर। दक्षिण तो छोड़िए, आज की तारीख में हिंदी सिनेमा के दर्शक भी उनके दीवाने हैं। पिछले दिनों कई ऐसी फिल्में आई जिसमें उनका अहम रोल था, आरआरआर वगैरह, और भी कई फिल्मों में। तो वे बड़े सुपरस्टार हैं आज की तारीख में। अब इस वक्त उनको लेकर जो चर्चा है उसके पीछे एक वजह और है। संभवतः उनकी बहन ने ऐसा कोई संकेत दिया है कि वे समय आने पर राजनीति में आएंगे, लेकिन फिलहाल वे फिल्मों में व्यस्त हैं, क्योंकि अभी उनका फिल्मों का दौर जो है वो सुपरस्टार वाला दौर चल रहा है। लगातार उनका रुझान फिल्मों में ही ज्यादा, और उनके पास कई फिल्में हैं अभी। उनकी बहन है सुहासिनी, वे कहती हैं सही समय आने पर वे राजनीति में आएंगे। इतना कहना भर पर्याप्त है। अब इसमें दो सवाल पैदा होंगे कि क्या जूनियर एनटीआर अपने दादा के साथ चंद्रबाबू के किए गए विश्वासघात, जो कायदे से उनके फूफा लगे, उन्होंने जो कुछ किया, क्या वे उसी चंद्रबाबू नायडू के साथ जाएंगे, या कांग्रेस के साथ जाएंगे, या अपना खुद का कोई नया मोर्चा बनाएंगे? और इस समय संयोग से शिव कुमार, दक्षिण में लंबे समय बाद फिल्मी सितारे की फिर से राजनीति में ऐसी कामयाब एंट्री हुई है कि वो सीधे मुख्यमंत्री बन गया, जोसेफ विजय। इससे पहले बहुत लंबा इतिहास है दक्षिण में। नहीं, और वो सर ऐसे राज्य में बने जहां एक प्रथा थी, द्रविड़ राजनीति थी, उसका समापन करके बने। बिल्कुल, वहां पहले भी जयललिता और इससे पहले करुणानिधि, ये सब फिल्मों से ही आए थे। तो इन लोगों के रास्ते पर बहुत दिन बाद कोई आदमी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा है। आने वाले समय में जूनियर एनटीआर के कदमों पर नजर रहेगी। अब असली सवाल पर आते हैं। ये जो आपने गणित बिछाया है कि राहुल गांधी क्या सचमुच में दक्षिण के किले को इतना मजबूत करना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें दक्षिण से मिल जाएं, तो ये जो गड्ढा है हिंदी भारत का, उसे भरा जा सके। लेकिन ये चुनौती अकेले कांग्रेस की दम पर पूरी नहीं होगी। शिव कुमार, उन्हें गठबंधन के घटक दलों से भी बराबर से सीटों के बंटवारे पर बात करनी पड़ेगी। जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। कांग्रेस की दम नहीं है कि वहां 2 अंकों में वो चुनाव जीत जाए। जीतेगी भी तो समाजवादी पार्टी के सहयोग के बिना नहीं जीत सकती। बंगाल में आपको ममता बनर्जी के साथ तालमेल करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर उत्तर भारत में थोड़ी सम्मानजनक संख्या आ जाए और दक्षिण से उस सम्मानजनक से भी ज्यादा बेहतर संख्या हो, तो 2029 की लड़ाई राहुल गांधी के लिए आसान हो सकती है। लेकिन अभी थोड़ी देर है, अभी मोदी शाह का करिश्मा भी चले गई। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी ने अपना एक अनुमान दक्षिण में तैनात कर दिया है। अब उनका रोल शुरू होगा और उनकी पहली अग्नि परीक्षा 2028 में हो जाएगी। पहले तो कर्नाटक में अपनी सरकार को दोबारा लेकर आए डीके शिव कुमार, फिर 29 की सोची जाएगी। जी
नहीं नहीं, उनकी तो परीक्षा तैयार है, उसके बाद 29 आएगा, पहले 28 की उन्हें परीक्षा पास करनी है। बिल्कुल। लेकिन सर, जिस हिसाब से दक्षिण के राज्यों में राहुल की डिमांड निकली है, उससे एक तो बात ठीक है कि अगर राहुल ने अपने मोहरे ठीक सेट कर लिए पांचों राज्यों में, तो पांचों राज्यों में एक सफलता मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से आज पंजाब में नकर निकाय चुनाव में जो बीजेपी की करारी हार हुई है, यानी ज्ञानेश की गैर मौजूदगी, यानी ईवीएम की गैर मौजूदगी में बैलेट पेपर में जो हार हुई है, उसने तो ये सच बता दिया कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होंगे, परिणाम कुछ दूसरे होंगे। क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी भी स्थिर थी, हालांकि उसने वही किया जो ममता बनर्जी ने पंचायत चुनाव में बंगाल में किया था, जिसके परिणाम विपरीत आए। और आपको याद होगा कि 21 में कांग्रेस भी इसी तरीके से जीती थी वहां निकाय चुनाव, और 22 में चुनाव हार गई बुरी तरीके से। इन सब चीजों को देखते हुए क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी घेरना बंद करेंगे मोदी और शाह को? आज उन्होंने फिर घेरा है कि नीट की तो सुपरविजन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है। देखिए, पंजाब की जहां तक बात है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का अब थोड़ा थोड़ा ग्राफ नीचे आ रहा है। बीजेपी उस जगह को भरने की कोशिश में थी, लेकिन वहां कांग्रेस हमेशा से ही एक प्रमुख राजनीतिक दल रहा है। वर्षों कांग्रेस की सरकार रही आजादी के बाद, फिर अकाली दल रही। तो बीजेपी जो कोशिश कर रही थी स्थानीय निकाय चुनाव ने, वो आईना उसे दिखा दिया है। पता नहीं कितनी सीटों पर जमानत जब्त हो गई बीजेपी की। हम लोग दक्षिण की बात कर रहे थे, आज हमारा प्रमुख विषय वही है। देखिए, दक्षिण ने कांग्रेस से कभी मुंह नहीं मोड़ा। बुरे से बुरे वक्त में, सबसे खराब दौर में भी दक्षिण भारत ने कांग्रेस का हमेशा साथ दिया है। पहले इंदिरा गांधी की बात कर लें। 1977 के आम चुनाव में, यानी आपातकाल के बाद जो चुनाव हुआ, कांग्रेस का सफाया हो गया। इंदिरा गांधी खुद रायबरेली से चुनाव हार गई राजनारायण के सामने। लेकिन 1978 में जो कांग्रेस ने कम बैक किया, उसका पहला माइलस्टोन, उसका मील का पत्थर चिकमंगलुरु में रखा गया। अक्टूबर नवंबर 1978 में वहां ये नारा था, एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलुरु चिकमंगलुरु। मैं वही नारा याद दिला रहा था। अक्टूबर नवंबर 1978 में लोकसभा का उपचुनाव हुआ उस सीट से। इंदिरा गांधी वहां 77,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीती। वीरेंद्र पाटिल जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, वे चुनाव हारे। और गली गली में यह नारा गूंजा था, एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलुरु चिकमंगलुरु। 78 और बहुत जल्दी 1980 आ गया। इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी हो गई। एक दफा सोनिया गांधी को भी लाभ के पद के मामले में इस्तीफा देना पड़ा था। सोनिया गांधी वेल्लारी से चुनाव लड़ी थी और जीत कर आई थी। राहुल गांधी को सहारा दिया अभी दक्षिण भारत ने, केरल नहीं। पहले वे खुद जीते, उसके बाद जब वे दोनों सीटों पर जीते तो उन्होंने सीट खाली की वहां से, और उनकी बहन वहां से जीत कर आई। तो भारत की राजनीति में दक्षिण भारत ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, और इतने बुरे दिनों में भी अब भी दक्षिण कांग्रेस के साथ खड़ा है। तो राहुल गांधी अगर 129-30 सीटों की बसाहट अभी से ऐसी जमा रहे हैं, वहां के भी सहयोगी दलों का साथ लेंगे। डीएमके से भले अभी दूरी हो गई हो तमिलनाडु में, हो सकता है लोकसभा चुनाव में फिर कोई गठबंधन हो जाए सीटों का, पिछली बार हुआ था। तो आने वाले दिन मोदी शाह के लिए इस कारण चिंता के होंगे कि दक्षिण को कैसे साधा जाए। केरल में 3 विधायक बनने से लोकसभा को नहीं साध सकते आप, बहुत कठिन होगा वहां से आगे चल के। बाकी जगह भी तेलुगु देशम के रहते हुए, चंद्रबाबू नायडू के रहते हुए, बीजेपी आंध्र प्रदेश में कोई बहुत बड़ा करिश्मा कर दे, ये संभव नहीं है। कर्नाटक ऐसा राज्य था जहां उसकी अच्छी पकड़ थी। अब आंध्र प्रदेश में एक और विषय ले लेते हैं। वहां के वाईएस राजशेखर रेड्डी कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। हजारों किलोमीटर उन्होंने यात्रा की थी आंध्र प्रदेश की, जब सत्ता में आई थी कांग्रेस और मुख्यमंत्री बने थे। उनके सुपुत्र जगन मोहन रेड्डी, वे वर्तमान कांग्रेस नेतृत्व से रूठ कर गए, एक बार मुख्यमंत्री रहे,
फिर बुरी तरह चुनाव हार चुके हैं। उन्हें भी अपने पुराने घर की याद आ रही होगी। अगर वे लौटते हैं तो कांग्रेस के साथ उनकी ताकत भी बढ़ेगी और कांग्रेस की ताकत बढ़ेगी। उनकी बहन है वाईएस शर्मिला, उन्होंने पिछले चुनाव में गांव गांव दौरे किए थे। हमने वो तस्वीरें देखी थी, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जमीन पर दरी बिछाकर सो रही हैं, यद्यपि नतीजे अच्छे नहीं आए थे। तो कई ऐसे गुणा भाग हैं जो दक्षिण में अभी और साधना जरूरी है। अभी वो मैथमेटिक्स और सोशल इंजीनियरिंग कांग्रेस को करनी पड़ेगी, तब जाकर कहीं उत्तर के घाटे को पूरा किया जा सकेगा। जी शिव कुमार। सर बिल्कुल आपने ठीक कहा, और इसी के साथ फिलहाल हम आज आपसे विदा लेंगे, क्योंकि दक्षिण की हमें चर्चा करनी थी, तो हमें अन्य राज्यों से अभी उसमें शामिल नहीं करेंगे। और आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार। लेकिन राहुल गांधी ने अब एक लंबी लकीर तो खींच दी है। प्रणाम। धन्यवाद।